हम्म, चलिए। पर्वत प्रदेश में पावस, इसके इस कविता की कवित्री या कवि हैं, कौन है? कवि हैं या कवित्री हैं, बताइए। पर्वत प्रदेश में पावस, बताइए। हेलो। इसके कवि हैं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत। और इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित हो रहे हैं। पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया है। विशालकाय पर्वत तालाब में अपना प्रतिबिंब निहारता है, झरने उसके गौरव का गान करते हैं। ठीक है, झरने झागों के रूप में अनोखी छटा उपस्थित करते हैं। बादलों का घिरना, धुंध का छा जाना, पर्वत के विशाल आकार को गायब कर देना है। यह सब दृश्य जादू भरा खेल प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि इंद्रदेव अपनी जादू की छड़ी घुमा रहे हैं और इस तरह का प्राकृतिक दृश्य जो है वो परिवर्तित हो रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य को दर्शाया गया है और प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना कवि का यहाँ मुख्य उद्देश्य रहा है। अब मैं पहला पद्यांश पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ इस काव्यांश में वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्य का वर्णन हुआ है। प्रकृति के प्रतिपल बदलते रूप, सौंदर्य का मनोरम चित्र अंकित किया गया है। मंडलाकार पर्वत तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होता जान पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वह पर्वत अपने हजार हजार पुष्प रूपी आंखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। उस पर्वत के पांवों के पास एक विशाल तालाब था जो दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब झांक रहा था। यहाँ एक तरह से प्रकृति का मानवीकरण सुंदर वर्णन किया गया है। अब इसमें देखिए, इसी पद्यांश के आधार पर संक्षिप्त प्रश्न 2-2 नंबर का कैसे है। पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य की क्या विशेषता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा, पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य की क्या विशेषता है? कोई बताइएगा मुझे। पावस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य की क्या विशेषता है? बताओ। हाँ। हम्म हम्म हाँ हाँ, सामने विशालकाय पर्वत जो है वो करधनी के समान दूर दूर तक फैला हुआ है और उस पर हजारों फूल खिले हुए हैं। और वे फूल मानो पर्वत की आंखें हैं और इन आंखों द्वारा मेखलाकार पर्वत वर्षा जल से निर्मित दर्पण रूपी तालाब में अपने आप को निहारता है। ठीक है, यानी ये जो पावस ऋतु है इसमें पर्वत प्रदेश है और प्रकृति जो है अपना रूप परिवर्तित कर रहा है। सामने विशालकाय पर्वत जो है वो करधनी के समान दूर दूर तक फैला है और उस पर हजारों फूल खिले हुए हैं और वे फूल मानो पर्वतों की आंखें हैं और इन आंखों द्वारा मेखलाकार पर्वत वर्षा जल से निर्मित दर्पण रूपी तालाब में अपने आप को निहार रहा है। दूसरा है प्रश्न, ताल कैसे निर्मित हुआ, उसकी क्या विशेषता है? ताल, वर्षा का जल पहाड़ों से निचाई की ओर आते हुए एक तालाब के रूप में
पर्वत रूपी चरणों में एकत्रित हो गया। इसकी विशेषता यह है कि दर्पण की भांति झलक रहा है और पर्वत फूल रूपी आंखों से इसमें अपना महाकार निहार रहा है। यानी ऐसा लग रहा है ताल जो है वो कैसे निर्मित हुआ है, पर्वत रूपी चरणों में ऊपर से जो जल आ रहा है पानी पहाड़ से नीचे, तो पानी आकर क्या हुआ है, पर्वत के चरणों में एकत्रित हो गया है और इससे क्या बन गया है, ताल यानी तालाब का निर्माण हो गया है। और इसकी विशेषता यह है कि यह दर्पण के समान स्वच्छ है और इसमें पर्वत जो है अपनी फूल रूपी आंखों से इसमें अपने महान आकृति को निहार रहा है। यही ना इसकी विशेषता है। कवि तथा कविता का नाम, कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत और कविता का नाम पर्वत प्रदेश में पावस। अब यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकता है कि यहाँ किस ऋतु का वर्णन किया गया है, ग्रीष्म, शीत, वर्षा, हेमंत, बताइए यहाँ किस ऋतु का वर्णन किया गया, वर्षा। पर्वत किसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है, झरने में, दर्पण में, फूलों में, तालाब में? यस, तालाब में। पर्वत किस आकार में खड़े हैं, मोतियों के आकार में, करघनी के आकार में, सरताज के आकार में, दर्पण के आकार में? पर्वत किस आकार, हाँ, करघनी के आकार में। पल पल क्या परिवर्तित हो रहा है, पल पल क्या परिवर्तित हो रहा है? हाँ, यहाँ पर दिया है प्राकृतिक दृश्य, वर्षा का होना, पर्वतों का स्वरूप, बादलों का आकार। तो पल पल क्या परिवर्तित हो रहा है, प्राकृतिक दृश्य, यही परिवर्तित हो रहा है ना। पर्वत के चरणों में तालाब, पर्वत के चरणों में तालाब, 4 ऑप्शन है। हरियाली के समान फैला हुआ है, कांच के समान फैला हुआ है, दर्पण के समान फैला हुआ है, मोतियों के समान फैला हुआ है। दर्पण के समान, ठीक है, यस। नेक्स्ट पद्यांश। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इन पंक्तियों में कवि जो है पर्वतों से बहते झरनों और उसके ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया हुआ है। ये झरने जो है मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो ये मोतियों की लड़ियां हों और इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। प्रकृति के सुंदर दृश्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। पर्वतों की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान है। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतित खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने निर्झर को किस रूप में चित्रित किया है? निर्झर का मतलब क्या होता है बच्चों? निर्झर मतलब, निर्झर का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, कोई बता सकता है? निर्झर झरने को कहा जाता है बच्चों, पर्यायवाची नहीं पता है। कवि ने निर्झर को किस रूप में चित्रित किया है? झरने के झरझर स्वर को सुनकर सुनने वालों की नस नस में उत्तेजना छा जाती है। झरने की सुंदर ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है जैसे पर्वत का यशगान कर रही हो। इनके मद भरे स्वर को सुनकर मन में एक जोश, उमंग और उत्साह का नशा सा छा जाता है। झरने का बहता हुआ जल सफेद मोतियों की भांति दिखाई पड़ता है और उसकी निरंतरता मोतियों की लड़ियों की भांति चमकती है। पर्वतों पर उगे ऊंचे वृक्षों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहाड़ों पर उगे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर ऐसे बढ़ते हुए लगते हैं मानो ये हमारे मन में रोज रोज उठने वाली उच्च आकांक्षाओं जैसे हो। ये शांत नीले आकाश की ओर मुंह उठाए इस प्रकार स्थिर खड़े हैं जैसे चुपचाप समाधि की अवस्था में कुछ सोच रहे हों। ठीक ऐसे ही मानो मन में इच्छाएं व आकांक्षाएं रखकर
सदा लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। किसे गिरी का गौरव गाने वाले कहा गया है? किसे? ऑप्शन सुनिए। हाँ, ध्यान से। पर्वत पर खिलने वाले पुष्पों को, पर्वत पर खड़े वृक्षों को, पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों को और पर्वत से झरने वाले झरनों को। तो यहाँ पर उत्तर होगा पर्वत से झरने वाले झरनों को। झरने क्या कर रहे हैं? बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं, मोती की लड़ियां बना रहे हैं, पर्वतों का यशगान कर रहे हैं, दृश्य को सुंदर बना रहे हैं। झरने क्या कर रहे हैं? पर्वतों का यशगान कर रहे हैं। झरने किसके समान लग रहे हैं? उच्चाकांक्षाओं के समान, गौरव के समान, मोती की माला एंड फूलों की लड़ियों के समान। हाँ, मोती की माला के समान। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में नस नस उत्तेजित कर पंक्ति का आशय है। इनका सौंदर्य तन मन में उल्लास, उमंग और स्फूर्ति का संचार कर देता है। इनका सौंदर्य मादक है, इनका सौंदर्य उत्तेजित करने वाला है। उपर्युक्त सभी। कौन सा होगा? हाँ, सभी। इनका सौंदर्य जो है वह तन मन में उल्लास, उमंग और स्फूर्ति का संचार करता है। इनका सौंदर्य मादक है, इनका सौंदर्य उत्तेजित करने वाले। उपयुक्त तीनों जो है उपयुक्त सभी। वृक्ष आकाश की ओर कैसे देख रहे हैं? एकटक, प्रसन्न, अटल रहकर, प्रसन्न, अटल, चिंतित रहकर, एकटक, अटल, चिंतित रहकर, चिंतित, उत्साहित, एकटक रहकर। इसमें होगा एकटक, अटल, अटल और चिंतित, चिंतित रहकर। ठीक है। नेक्स्ट। उड़ गया अचानक लो, भूदर फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ भूधर, कवि ने इन पंक्तियों में पल पल बदलते प्रकृति के दृश्य का रमणीय शब्द चित्र अंकित किया है। इसमें वर्षा ऋतु के बादलों के अचानक उठने, आकाश में छाने, फिर मूसलाधार बारिश के रूप में बरसने तथा तालाबों से उठने वाली धुंध का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। शाल के वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धंस गए हैं, तालाब से धुआं उठने लगता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र भी अपने जादूगरी के खेल दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा है। अब इसमें आपका पहला है कि आकाश के धरती पर टूट पड़ने की कल्पना स्पष्ट कीजिए। आकाश के धरती पर टूट पड़ने की कल्पना स्पष्ट कीजिए। जैसे बादलों का पहाड़ पर पूरी तरह से छा जाना और तेज वर्षा करना हावी होकर आक्रमण करने का सूचक है। आकाश में छाए बादल आकाश के समान व्यापक थे। जैसे ही वे वर्षा के रूप में बरसे, ऐसा लगा मानो पूरा आकाश ही धरती पर वाणों की बारिश करता हुआ टूट पड़ा हो। नेक्स्ट। कोहरा जब ऊपर उठने लगता है तब शाल के वृक्ष उसमें छिपने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर कवि को लगता है कि वृक्ष नीचे धंसते जा रहे हैं। कवि को यह भी प्रतीत होता है कि यह सब इंद्र देवता के जादू का खेल है कि कभी तालाब में आग लग जाती है, कभी पहाड़ उड़ने लगता है, तो कभी झरने स्तुति गान करने लगते हैं। ठीक है। अब इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, उड़ गया अचानक लो भूधर पंक्ति का आशय है। क्या होगा बताइए? उड़ गया अचानक लो भूधर पंक्ति का आशय है, मैं पढ़ रही हूं। बादलों से ढक जाने पर पर्वत अदृश्य हो गए हैं। बादलों के पंख लगाकर पर्वत वहां से उड़ गए हैं। पर्वतीय प्रदेशों में जब अचानक घने घने बादल आ जाते हैं तो सारा दृश्य अदृश्य हो जाता है। उपर्युक्त सभी। कौन सा होगा? बादलों से ढक जाना। थर्ड। हाँ, उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी पर्वतीय प्रदेशों में जब अचानक घने बादल आ जाते हैं तो सारा दृश्य जो है वो अदृश्य हो जाता है, लुप्त हो जाता है।
रवशेष रह गए हैं निर्झर। पंक्ति का तात्पर्य है कि झरने की आवाज सुनाई दे रही है, झरने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा, बादलों को छा जाने से झरने भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। ये आपका होगा हाँ, झरने की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, यानी रवशेष रह गए हैं निर्झर। प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? आकाश में बादलों के छा जाने से सारा दृश्य अदृश्य हो जाता है। आकाश में बादलों के छा जाने से लगता है पहाड़ भी उड़कर कहीं और चले गए हैं। आकाश को धरती पर टूट पड़ता हुआ समझकर शाल के वृक्ष धरती में धंस गए हैं। बादलों का प्रतिबिंब तालाब में दिखाई दे रहा है। इसमें कौन सा होगा? हाँ, आकाश को धरती पर टूट पड़ता हुआ समझकर साल के वृक्ष जो है वो धरती में धंस गए हैं। कौन से वृक्ष धरती में धंस गए? आम के, नीम के, शाल के? इनमें से कोई नहीं, शाल के। इंद्र देवता किसमें सवार होकर घूम रहे हैं? जलद्यान में, उड़ते बादलों में, धुंध में, वर्षा की बूंदों में? जलद्यान में। चलिए, तो हुआ इसका ऑप्शन पाठ के हिसाब से ऑप्शनल। अब इसके प्रश्नोत्तर में आप लोग देखिए, अब आपके जो प्रश्न का पैटर्न चेंज हो गया है। मैंने आप लोग को कहा था कि किताब खरीदने के लिए सैंपल पेपर खरीदे हो तुम लोग? हाँ, हिंदी का खरीद लिए हो? एक मैंने भेजा था ना ग्रुप में आप लोग का फोटो सैंपल पेपर का। हाँ, वो सारे सब्जेक्ट्स का है। 480 में 10% वो लोग शायद रिबेट दे रहे हैं, तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स का है और आप लोग खरीद लीजिए, इसलिए कि पैटर्न चेंज हुआ है। आप लोग का ये पहला बैच है जिसमें अकॉर्डिंग टू ए सिलेबस उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सारे मैथ्स का भी है, मैथ्स में जो बेसिक लिए हैं उनका है, और एक और क्या है, मैथ्स का एक बेसिक है और एक स्टैंडर्ड। हाँ, तो वो भी है, इंग्लिश का है, सोशल साइंस का है। तो पूरे अब उसको आप लोग खरीद कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड में से अधिकतर क्वेश्चन उसी में से रहेंगे, सैंपल पेपर से ही, और फाइनल में भी उसी पैटर्न पे रहेंगे लगभग वही, मोर और लेस। इसलिए सारे सब्जेक्ट्स का लेकर आप लोग उसकी तैयारी करें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रश्न में आप लोगों को बोल रही हूँ कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। या प्रकृति का वेश किस प्रकार बदल रहा है, पंत की कविता के आधार पर लिखिए। पावस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो पावस ऋतु में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। पावस ऋतु में सभी तालाब स्वच्छ और पारदर्शी पानी से भर जाते हैं, और पर्वतों के पास के तालाबों में पर्वतों का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। पावस ऋतु में कई प्रकार के विशाल बादल दिखाई देने लगते हैं। पावस ऋतु में साल के वृक्ष बादलों के बीच धंसे हुए से प्रतीत होते हैं। ये पावस ऋतु में प्रकृति में ये सब रूप परिवर्तित दिखाई देते हैं। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? मेखलाकार शब्द का अर्थ है कमरबंद अथवा करघनी के आकार वाला, गोल गोल उभार वाला। कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग पर्वतों की विशालता तथा फैलाव को दिखाने के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट, सहस्त्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है, और कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा, कोई बताइए। सहस्त्र दीर्घ सुमन, इसका क्या तात्पर्य है? ये पहाड़ पर जो फूल खिले हुए हैं, उन फूलों को कवि ने कल्पना की है कि पर्वत की आंखें हैं। पर्वत की ये पर्वत अपने विशाल आकार को तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है, और इसके लिए आंखों की आवश्यकता थी, इसलिए कवि ने सुमन को पहाड़ का नेत्र कहा होगा।
यानी पहाड़ पर जो हजारों की संख्या में फूल खिले हुए हैं, उन फूलों को कवि क्या मान रहा है? पहाड़ की आंखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? बताओ। हम्म हम्म हाँ, पहाड़ का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। कवि ने तालाब की समानता जो है दर्पण के साथ दिखाई है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में किसी की भी छवि साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, उसी प्रकार तालाब का पानी भी इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पहाड़ का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पर्वत के हृदय में उठ से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देख रहे हैं और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? पर्वत के हृदय से उठकर जो भी, यानी पर्वत पर जितने भी जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं वो आकाश को देख तो रहे हैं, और देखने का उनका कारण क्या है कि वे सोच रहे हैं कि वे कब आकाश की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। फिर वे भी सोच रहे हैं कि वे किस उपाय से इतना ऊंचा उठ सकेंगे। फिर उन्होंने अपने मन में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आशाएं और आकांक्षाएं पाली हुई हैं। वे आकाश के रहस्यों को जानना चाहते हैं। तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों के माध्यम से कवि द्वारा मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया गया है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे वृक्ष की तुलना यहाँ कवि ने किससे की है? मनुष्य की ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी आकांक्षाओं से। आई बात समझ में? अब बताओ कि शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? शाल के वृक्ष शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? अचानक ही आकाश से बादलों ने धरती पर वर्षा रूपी बाणों से आक्रमण कर दिया था, जिसकी भयानकता ने शाल के वृक्षों को भयभीत कर दिया, और इसी कारण वे लग रहा था कि धरती में धंस गए हैं। यानी अचानक वर्षा रूपी आक्रमण, बाणों के आक्रमण से बचने के लिए शाल के वृक्ष मानो अपने सिर को धरती में छिपा लिए हों, धंस गए हों। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? हाँ। हम्म हाँ, गुड। हम्म पर्वतीय प्रदेश में बहते हुए जो झरने हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के गौरव का गान कर रहे हैं, और इन बहते हुए झरनों की तुलना सुंदर और आकर्षक मोतियों की लड़ियों से की गई है। पर्वतों पर झाग से भरे झरने बहते हुए मोतियों की लड़ी के समान सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद भाव स्पष्ट करना है कि है टूट पड़ा भू पर अंबर। यहाँ कवि वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहा है कि बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। यूं जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ कवि जो है वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहता है कि वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूमकर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले बताइए कि पावस ऋतु कविता में पावस ऋतु किसे कहते हैं? प्रस्तुत कविता में किसे पावस ऋतु कहा गया है? हाँ, वर्षा ऋतु को पावस ऋतु कहा गया है। अच्छा, मुख्य रूप से बताइए पर्वत प्रदेश में कविता का केंद्रीय भाव क्या होगा? बताइए इस कविता का केंद्रीय भाव क्या होगा?
पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य या पर्वत प्रदेश में पावस का केंद्रीय भाव लगभग 20 शब्दों में, बहुत कम शब्दों में लिखना है। इसमें कवि जो हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनको एक तरह से प्रकृति प्रेमी कवि कहा गया है और सुमित्रा नंदन पंत ने वर्षा ऋतु का इसमें चित्रण किया। इसमें मुख्य रूप से पर्वत प्रदेश में पावस यानी वर्षा ऋतु का चित्रण किया है और सिंपल उन्होंने पर्वतीय प्रदेश का ही अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। चित्रात्मक शैली यानी जब हम किसी कविता का वर्णन करते हैं तो हमारे सामने एक शब्द चित्र उपस्थित होता है, ऐसा लगता है कि वो दृश्य हमारी आंखों के सामने चल रहा है, यानी सिनेमा की तरह चलचित्र की भांति हमारे सामने वो दृश्य ऐसा लगता है कि चल रहा है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि चित्रात्मक शैली द्वारा प्रकृति का रूप जो है वो पल पल बदलते हुए हमारी आंखों के सामने आ रहा है और कवि ने प्रकृति का उत्कृष्ट मानवीकरण किया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के अनोखे दृश्य की अभिव्यक्ति कवि ने इसी कविता में की है। पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर टूट पड़ा भू पर अंबर, प्रकृति का आशय स्पष्ट करना है। इसमें पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर टूट पड़ा भू पर अंबर पंक्ति का आशय यह है कि जब पर्वतीय प्रदेशों में भारी वर्षा होती है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में इस कविता की सार्थकता पर अपने विचार, तो इस कविता की सार्थकता पर अपने विचार ने पर्वत प्रदेश में पावस में प्रकृति के परिवर्तन के साथ उसके दो भिन्न भिन्न रूपों का भी वर्णन इसमें किया गया है। इस कविता में प्रकृति के क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो दूसरी ओर उसके भयावह रूप को भी उद्घाटित किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने इसकी सार्थकता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रकृति एक ईश्वरीय उपहार है जिसका संरक्षण मानव जाति का कर्तव्य है। यदि हम इसकी देख रेख करेंगे तो इसका सौंदर्यमयी रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा और यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो हमारा जीवन भी संकटपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस पाठ में बहुत सारे संक्षिप्त प्रश्न हैं, बहुत सारे विस्तृत प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग उसमें जरा बताइए तो समस्त पद मैं जरा बोल रही हूँ, विग्रह बोल रही हूँ, उसको जरा समस्त पद बताते हुए इसका नाम बताइएगा आप लोग समास का। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह, इसका समस्त पद क्या होगा? हाँ हाँ, अधिकरण नहीं होगा बेटा, अधिकरण तो होता है में और पर के लिए, अधिकरण का में और पर होता है, संप्रदान का ना होता है के लिए। हाँ हाँ, तब तो गलत हो जाएगा तुम्हारा समास का नाम, संप्रदान होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण का होता है में और पर। ठीक है, नेक्स्ट, सूर द्वारा रचित, सूर द्वारा रचित, बताओ क्या होगा? सूर द्वारा रचित क्या होगा इसका? सूरदास के द्वारा रचित, तो क्या उसका होगा? समस्त पद सूर रचित, सूर रचित ही तो होगा बेटा।
तब ना उसका विग्रह हो जाएगा सूर द्वारा रचित। हाँ, यानी सूर द्वारा रचित या सूर से रचित, तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका समस्त पद हो जाएगा सुर रचित। हाँ, कौन सा हो जाएगा समास? हाँ, क्योंकि साथ होने का भाव है। ठीक है, यहाँ साथ होने का भाव है इसीलिए। नेक्स्ट, श्वेत है जो अंबर, श्वेत है जो अंबर, क्या होगा? श्वेतांबर। श्वेत है जो अंबर, कौन सा? हाँ, कर्मधारय। गुड, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, वक्र के समान उदर है जिसका, वक्र के समान उदर है जिसका, इसका समस्त पद क्या होगा? बताओ। वक्र के समान उदर है जिसका, इसका क्या होगा? यस, वक्रोदर। वक्रोदर कौन सा? के समान की कर्मधारय। नेक्स्ट, दिन रात, दिन रात कौन सा होगा? दिन और रात, हाँ, द्वंद्व समास। यस। तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, हाँ, त्रिलोचन कौन सा होगा? बहुव्रीहि। यस। और अगर ये रहता तीन है जो लोचन, तब कौन सा होता? तीन है जो लोचन, तब कौन सा होता? कर्मधारय। और द्विगु भी होता, तीन है जो लोचन, द्विगु भी हो सकता है, पहला पद संख्यावाची, तीन है जो लोचन कर्मधारय, है ना? तीन है जो लोचन कर्मधारय, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। नेक्स्ट है, घोड़े पर सवार, समस्त पद क्या होगा? समस्त पद बताइए। घुड़सवार कौन सा होगा? कौन सा? यस, अधिकरण। श्वेत कमल है जो, इसका समस्त पद? श्वेत कमल, इसका समस्त पद श्वेत कमल। तो इसको ऐसे भी हो सकता है, श्वेत है जो कमल या श्वेत कमल है जो, कौन सा होगा? बोलो, कौन सा समास होगा? श्वेत कमल है जो या श्वेत है जो कमल, समझ पर? श्वेत कमल कर्मधारय। धन और दौलत, धन और दौलत कौन सा? हाँ, धन दौलत द्वंद्व समास। राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र संपत्ति कौन सा समास? हाँ, संबंध, क्योंकि संबंध बताया जा रहा है। यस यस, गुड। नेक्स्ट, शुभ कर्म, शुभ कर्म, इसका विग्रह क्या होगा? शुभ कर्म, हाँ, कौन सा समास? यस, कर्मधारय। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। त्रिवेणी, 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 बताओ बच्चों। त्रिवेणी, हाँ, तीन वेणियों का समूह, त्रिवेणी कौन सा समास? द्विगु, गुड।
ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। कौन सा समास? अपादान क्यों है? हाँ, ऋण से अलग, मुक्त हो गया यानी ऋण से अलग हो गया। चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना। हाँ, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र के समान खिलौना। कौन सा? कर्मधारय। यस, गुड। नगरवासी, नगरवासी। नगर के वासी के नगर का वासी, नगर का वासी। कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष बोलो, सिर्फ संबंध नहीं, संबंध तत्पुरुष। पूजा पाठ, पूजा पाठ। हाँ, कौन सा? द्वंद्व समास। चिंता मग्न, चिंता मग्न। हाँ, कौन सा समास? कितना समय लगता है? हाँ, पंजाब, पंजाब। हाँ, कौन सा होगा? द्विगु। गुणहीन, गुणहीन। हाँ, कौन सा समास होगा? यस, हाँ। राजा प्रजा, राजा प्रजा। हाँ, कौन सा समास? यस, द्वंद्व समास। गुड। विद्यासागर कौन सा समास होगा? हाँ, कौन सा? अच्छा, उसके बाद हाँ, दुष्चरित्र, दुष्चरित्र का विग्रह। क्या होगा? दुष् हाँ, बुरा चरित्र या बुरा है जो चरित्र, इसका विग्रह क्या होगा? बुरा है जो चरित्र। कर्म धरा है। यस। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प। बताओ, कृष्ण सर्प का क्या अर्थ होगा? कृष्ण सर्प। कृष्ण के समान सर्प, यानी कृष्ण का रंग मतलब होता है काला। कृष्ण का रंग काला है ना, और सर्प जो है वो कृष्ण के समान सर्प, यानी कृष्ण के समान काला। ठीक है, नेक्स्ट। नीति निपुण, नीति निपुण। हाँ, कौन सा होगा? शोकाकुल, शोक से आकुल, शोक से आकुल या शोक में आकुल। क्या होगा? शोकाकुल, शोक में आकुल। शोक से नहीं, शोक में। वो कहते हैं ना कि शोक में डूब गया है, शोक से डूब गया नहीं, शोक में डूब गया। शोक में आकुल, तो में किसका कारक चिन्ह है? हाँ, अधिकरण। अच्छा, उसके बाद है कनकलता, कनकलता। हाँ, कौन सा होगा?
कनक रूपी लता, कर्मधारय समास। यस। अधपका, अधपका, हाँ कौन सा? कर्मधार, हाँ आधा है जो पका, कर्मधार है। उसके बाद दशरथ पुत्र, दशरथ पुत्र, कौन सा? हाँ सम्बन्ध तत्पुरुष। चलिए तो आप लोग अब ऐसा कीजिएगा कि जो सैंपल पेपर सब लोग खरीदे हो? नहीं? हाँ सैंपल पेपर अभी नहीं खरीदे हो? कब खरीदोगे बेटा? खरीद लो, क्योंकि अभी प्री बोर्ड जो आप लोग का ऑफलाइन होगा उसी पैटर्न पे होगा। क्वेश्चन सेट मैं सैंपल पेपर से ही करूँगी। नहीं बेटा, एक वीक नहीं, मार्केट में भी हम, मुझे लग रहा है कि ज्ञान गंगा में है बुक्स। जो पब्लिशर है वो मेरे पास किताब भिजवाया था मेरे घर पर, तो वो बोल रहे थे कि जो बच्चे इधर हैं दानापुर के, उनके लिए सगुना में ज्ञान गंगा है,